चलिए आ गए अपनी अगली क्लास में। तो हमने यहाँ ये देखा भाई ताप, रेखीय ताप प्रसार गुणांक। देखिए यहाँ हमने तापमान को बदला है। अब दूसरी बात करेंगे, हमने यहाँ तापमान को बदला है और एक ये माना है कि ये जो ताप प्रसार गुणांक है ये अचर है, ये नहीं बदलता तापमान के साथ। लेकिन क्या ये सच है? क्या ये वास्तविकता है? ये वास्तविकता नहीं है। ये हम मान रहे हैं कि तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं करेंगे तो इसमें भी ज़्यादा अंतर होने वाला नहीं है, ये हम मान रहे हैं। लेकिन व्यवहार में अगर देखा जाए तो ये चीज़ तापमान के साथ बदलती है। यहाँ पर हम एक व्यवहार पर चर्चा करेंगे जो कि एनसीईआरटी बताती है। तांबे का रेखीय प्रसार गुणांक तापमान के साथ कैसे बदलता है और क्यों बदलता है, इसका कारण जानने की कोशिश करेंगे। तांबे का रेखीय प्रसार गुणांक क्योंकि हम जानते हैं कि भी तांबा जो है एक धातु है, तो कुल मिलाकर इसका व्यवहार प्रायोगिक दृष्टि से पाठ्यपुस्तक में दिया है और बहुत सारे रेखीय प्रसार गुणांक दिए हैं। एल्यूमिनियम का है, पित्तल का है, लोहे का है, तांबे का है, चांदी का है, सोने का है, कांच का है, लेड का है, और ये जो है सामान्य ताप पर होते हैं, रूम कमरे के तापमान पर होते हैं। अब चलिए तांबे वाले को जानने की कोशिश करते हैं, भाई तांबे का क्यों करता है ऐसा। तो ये तापमान जो उन्होंने दिया है ये दिया है केल्विन में, और साहब इधर दिया है इन्होंने, ठीक, आयतन प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक का 1/3 होता है रेखीय प्रसार गुणांक। ये हम सिद्ध करेंगे तो कुल मिलाकर हम यहाँ आयतन प्रसार गुणांक लिख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं अल्फा वी, यानी आयतन प्रसार गुणांक। अभी बताएंगे आयतन प्रसार गुणांक पे भी आएंगे हम लोग, अभी तो रेखीय की बात कर रहे हैं, ठीक। यानी प्रसार गुणांक भी तापमान के साथ बदलता है। तो ये कुल किस तरीके से ये चित्र बनाया गया है, ये चित्र है कैसा, जरा ये देखें एक बार। तो ये कुछ इस तरह का व्यवहार है। पहला तापमान लिया इन्होंने 250, ये लिया 250 केल्विन, अगला ले लिया 500। तो आप देख रहे हैं कि तापमान का अंतर काफ़ी है, तापमान का अंतर काफ़ी है। अब ये ग्राफ आयतन के लिए भी है, रेखीय प्रसार के लिए भी है, सबके लिए है, क्योंकि आपस में प्रसार गुणांक जुड़े होते हैं, समानुपाती होते हैं एक दूसरे के। तो कोई भी प्रसार गुणांक हो तीनों में से, अभी तो हम रेखीय की बात कर रहे हैं तो रेखीय लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल ठीक माना जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये चीज़ जो है ये है, इन्होंने दिया 3 और यहाँ दिया इन्होंने 6 और इसके साथ लगा रखा है 10 की पावर -5 और यह है प्रति डिग्री केल्विन, यानी 3 गुना 10 की घात -5, 6 गुना 10 की घात -5। तो 3 से पहले यानी लगभग 1.5 तक, यहाँ तक ये सीधा ही होता है, ऐसे देखिए, ऐसे लगभग सीधा तापमान बढ़ता जाता है, प्रसार गुणांक बढ़ता जाता है। उसके बाद इसका व्यवहार फिर 4 के आसपास आके सीधा हो जाता है, कुछ इस तरीके से हो जाता है लगभग। तापमान के साथ देखिए कहाँ नहीं बदला, आप देखिए तापमान के साथ इसमें परिवर्तन कहाँ नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे तापमान बढ़ रहा है, ये तो नहीं बदला। तो यानी अधिक तापमान पर, जब तापमान अधिक है, तापमान है कितना, ये करे 500 से परे जाओ, यहाँ थोड़ा और आगे आओ, 1000 केल्विन यानी 600-700 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाएं तो ये नियत होने लगता है, अचर होने लगता है, फिर इसमें परिवर्तन नहीं होता है तापमान के साथ, यानी फिर ये कांस्टेंट हो जाता है। तो ये अचर है, अल्फा अचर है अधिक ताप पर। बात समझ में आ रही होगी, अधिक
ताप पर। ताप अधिक हो गया तो अचर हो गया, कम तापों पे अचर नहीं है। अब यहाँ पर देखिए दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि शुरू में जब हम तापमान लेते हैं 250 केल्विन, तो इसका मतलब है कि ये तापमान माइनस में है, क्योंकि हमारे पास एक नंबर होता है जिसे हम कहते हैं लगभग 273 केल्विन। ये क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस है। तो कुल मिला के यहाँ पर भी देखें तो ये बढ़ रहा है, यानी सामान्य ताप 27, 50, 100 के आसपास डिग्री सेल्सियस में अगर देखें तो भी ये बढ़ रहा है और नीचे भी बढ़ रहा है। माइनस के तापमानों पर इसका ग्राफ कुछ सरल रेखा जैसा है। माइनस के तापमानों पर इसका ग्राफ कुछ सरल रेखा जैसा है, यानी वहाँ पर जो ऊर्जाएं हैं, स्थितिज ऊर्जाएं हैं, जालक है, अणुओं के बीच की दूरी है, वह बहुत अच्छे से समायोजित है। समायोजित से मतलब सेट है, अच्छे से सेट है, क्योंकि तभी सरल रेखीय हो पाया। यानी वहाँ पर जो पैकिंग की व्यवस्था है वो अच्छी है, ठीक, वाइब्रेशन कम है। पैकिंग की व्यवस्था अच्छी से मतलब अणुओं में कंपन ऊर्जा कम है, तो अच्छी सेटिंग है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता गया कंपन ऊर्जा आने लगती है, तो थोड़ा ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा सा होता है। उसके बाद कंपन ऊर्जा अपने स्तर तक पहुंच जाती है, फिर वो प्रभावित नहीं करती है ज़्यादा, तो कुल मिलाकर यहाँ लगभग अचर हो जाता है मामला। तो ये तापीय प्रसार गुणांक है। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए कहीं तापीय प्रसार गुणांक को लेते हैं तापमान के पदों में कहीं पर भी, तो उसे कैसे लेते हैं? देखिए, ये है कोई डेल्टा अल्फा वी, यानी प्रसार गुणांक का परिवर्तन, और ये है कोई तापमान डेल्टा टी, और ये है इसका स्लोप यानी थीटा। तो क्या करते हैं अपन, टेन थीटा, ठीक, कितना है? डेल्टा अल्फा वी अपॉन डेल्टा टी। अब इसे अगर हम अवकलन की अवस्था में लिखें तो हो गया डी अल्फा वी बटे डी टी। डी टी नहीं बल्कि तापमान है ना, तापमान के पदों में ये रहा, यानी तापमान के सापेक्ष परिवर्तन, कहीं भी ये स्लॉप है, ठीक। अब ये स्लॉप इस वक्र का स्लॉप है, किसी भी पॉइंट पे इसका स्लॉप है, ठीक। अगर इसे y ले लूँ, इसे x ले लूँ, तो दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, ये स्लॉप है, ठीक। ये आ गया। अब अगर इस चीज़ को, तो आपने देख लिया भाई, रेखीय प्रसार हो, कुछ ही प्रसार हो, तांबे के लिए तो यही है और लगभग धातुओं के लिए ऐसा ही है। द्रवों में कुछ चीज़ें बदलेंगी, धातुओं में कुछ ऐसा ही मामला है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता, धातु एक जैसे ही व्यवहार करती हैं, ठीक। तो धातुओं का तो ये मिल ही गया हमें, धातुओं के बारे में तो हमारा कंसेप्ट बन गया कि ऐसा होता है, ठीक। और ये भी हमने जान लिया कि अधिक ताप पे जाके ये मामला लगभग अचर हो जाता है, अचर हो जाता है अधिक ताप पर, ये बात भी जान ली हमने, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने ये लिखा हुआ है डेल्टा एल और ये एल अल्फा डेल्टा टी, ये हमने लिखा हुआ है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसको बहुत छोटे से परिवर्तन के लिए अगर मैं लिखता हूँ तो किस तरीके से लिखता हूँ, अवकलन रूप में इसे लिखता हूँ डी एल, ये एल और ये अल्फा और ये डी टी, ठीक। अब डी एल बाई डी टी क्या हो गया, एल अल्फा, ठीक। अब अल्फा जो है, यदि अल्फा ताप का फलन है, ताप का फलन है, कैसा, बीटी,
ए प्लस बी टी, जहाँ ए और बी नियतांक हैं, जहाँ ए और बी नियतांक हैं। तो लंबाई का ताप फलन ज्ञात कीजिए। देखो कितनी बढ़िया बात है, कितनी प्यारी बात है, एकदम आसानी से समझ में आएगा कि भाई अगर ये चीज़ बदल जाए तो कोई झंझट नहीं है। अब देखो कैसे करते हैं। लंबाई का ताप फलन, लंबाई जो बनेगी उसका ताप फलन। अब ये क्या होती है, अपने पास एल होता है, तो हम क्या करते हैं, डी एल बाई एल और एल्फा डी टी। पक्का। अब अल्फा कैसा है, अल्फा है ए प्लस बी टी और ये डी टी। ठीक, देखो बच्चों ये समाकलन हो गया और ये भी समाकलन हो गया, डी एल बाई एल, ये भी समाकलन हो गया, दोनों तरफ समाकलन हो गया। ठीक, इस समाकलन को तुम्हें हल करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया एल एन एल, और यहाँ पे पहली लंबाई को मैंने L1 ले लिया, दूसरी को मैंने L2 ले लिया। इसका DL बाई एल लोग में होता है, प्राकृतिक लोग, कहीं कहीं भी इस्तेमाल किया है हमने, इस बारे में हम जानते हैं क्योंकि हम तो 11वीं की दूसरी किताब पे चल रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो dx अपॉन x है ना, क्या होता था, ln x हुआ करता था। याद आ गया सर जी, पक्का। चलिए अब इसे आगे बढ़ते हैं, इसका कर देते हैं ए डी टी, तो ये हो गया ए टी। ठीक, और ये हो गया बी टी स्क्वायर बटे, तो ये भी समाकलन हो गया। देखो ये भी तुम्हें पता है, तापमान ले लिया T1 से T2। पक्का है सर जी, पक्का है, पक्का है। तो ठीक है, फिर पक्का है तो फिर चिंता किस बात की। चलिए अब आ गया एल एन, सीमा लगाई L2 बटे L1, ये लोग में लगने वाली सीमा है। अपर लिमिट लोअर लिमिट घटा लेते हैं, लोग की प्रॉपर्टी में अगर घटाया हुआ होता है तो अपॉन में आता है। देखो एल एन एल टू माइनस एल एन एल वन, तो क्या लिखते हैं सर जी, L2 बाई L1 लिखते हैं बच्चों, बड़े प्यार से। चलिए अब इसके बाद यहाँ ए T2 माइनस T1 ये लग गई सीमा, और यहाँ बी T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर बटे 2 ये लग गई सीमा। यहाँ गलती हो जाती है, यहाँ क्या करते हैं बच्चे, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर लगा देते हैं। ना 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 ना, पहले T की जगह पे T2 माइनस इसी T की जगह पे T1 T1 T1, पक्का। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर हमें चाहिए ताप के पदों में लंबाई का फलन, यानी अंतिम ताप क्या है T2 और अंतिम लंबाई क्या है L2। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं कि इसका ln हटा लेते हैं, ln डालते हैं तो ये e की पावर में जाता है, लोग की प्रॉपर्टी, e बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, चर घातांकी। क्या बोलते हैं, चर घातांकी। ठीक, अब इसे लिख देते हैं पूरा, देखो फिजिक्स में गणित कैसे डालना है, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है यार, तुम लोग टेंशन लेते हो, लोड लग गया, थोड़ा सा अभ्यास करो, फिजिक्स में गणित चली जाती है। ठीक, अब यहाँ से L2 चाहिए मुझे, तो मैं क्या लिखता हूँ, L1 को इधर कर देता हूँ और L2 को इधर कर देता हूँ। ठीक, अब जो पहली लंबाई है उसको मैं क्या करता हूँ, उसे L0 लिख देता हूँ, देखो सिंबलों को बदलता हूँ, L0। अंतिम लंबाई को L लिख देता हूँ, ये लो, हो गया। समझ में आ रही बात, पहली लंबाई का लिख दिया L1 को L0 और इसे L लिख दिया L2 को। पहले तापमान को T0 लिख देता हूँ, ये रहा, और दूसरे तापमान को बस T लिखता हूँ, पक्का। यहाँ पर T0 और यहाँ पे T, ये लो, डन। तो देखो L का फलन T के पदों में आ गया सर। पहला तापमान क्या है T0, T1 क्या है T0, कितना बनाया इसको T0, इसको क्या बना दिया T, L1 को क्या बना दिया
L0, L2 को क्या बना दिया L। तो देखो ये समीकरण तैयार हो गया। तो जब प्रसार गुणांक तापमान के पदों में बदलता है, अगर कहीं तुम्हारे साथ कोई धोखा, कोई चीटिंग करने की कोशिश करे, तो ये मेथड याद रखना, हाँ लगा देना समाकलन पे, इधर डाल देना वैल्यू, ठीक, अल्फा जैसे मैंने लगाया समाकलन कर देना, dt उधर dl उधर, हो गया। तो जाहिर सी बात है dl में तो यही आने वाला है, और इधर तापमान के पदों में आएगा, उसका इंटीग्रेशन समाकलन करके निकाल लेना यार, कौन सी बड़ी बात है। चलिए अभी आप लोग थोड़ा 2 मिनट के लिए रेस्ट करें। 2 मिनट नहीं सर जी, बस 1 मिनट, चलो 1 मिनट में करता हूँ। अच्छा 1 मिनट में कर देता हूँ, चलो काला कर देता हूँ बोर्ड को, तभी तो तुम्हें दिखेगा बढ़िया बढ़िया। चलो 1 मिनट में कर देता हूँ। सर जी आधा मिनट तो हो गया, आधा मिनट तो हो गया, तो हो गया ना बोर्ड, फिर आधा मिनट हो गया तो कहाँ है चिंता करने हमको। ये लो, ठीक, बस हो गया, लो ये लो। अब आता है क्षेत्र प्रसार, क्षेत्र प्रसार गुणांक या क्षेत्र प्रसार, क्षेत्र प्रसार। क्या कहते हैं इसको, एरिया एक्सपेंशन। कौन सा एरिया लिया जाता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल लेते हैं, पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल ये लिया जाता है, ठीक। अब देखो कैसे करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बेलनाकार धातु की छड़ है। क्या है बताओ बताओ बताओ, बेलनाकार धातु की छड़, बेलनाकार धातु की छड़, लो, ठीक, जिसकी ये जो त्रिज्या है ये r है पक्का, और इसकी जो लंबाई है वो l है, और इसका तापमान T है, T, ठीक। यदि तापमान बढ़ाया जाए, यदि छड़ का तापमान T से T प्लस डेल्टा T कर दिया जाए, तो इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन डेल्टा S माना जाए, ठीक। तो डेल्टा S कितना होगा, S बीटा डेल्टा T, जहां तापमान T पर क्षेत्रफल S है,
एस है, एस मीटर स्क्वायर है या एस सेंटीमीटर स्क्वायर है, मिलीमीटर स्क्वायर है, जो भी है। ठीक। अब जहाँ बीटा क्या है, बीटा क्षेत्र प्रसार गुणांक है। मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति केल्विन है, कोई भी, क्योंकि अंतर लगता है तो प्रति केल्विन लगाएं या कुछ भी लगाएं। अब यहाँ सोचने की बात यह है, सूत्र तो बन गया और सिंपली तुमने देख भी लिया यार, पहले वाला ही मामला है, डेल्टा वेल्टा यही सही चीज़ है बिल्कुल। ठीक, तापमान के सीधा, तापांतर के सीधा समानुपाती है या अनुक्रमानुपाती है, जो भी कहो। और जो असली एरिया है उसके भी, ठीक, यानी कितना एरिया है पहले का उसके भी, तापमान के भी, यहाँ पे भी लंबाई कितनी थी उसके भी, और तापांतर के भी, दोनों के समानुपाती था। चलिए, अब इसके बाद कौन सा एरिया लगेगा, तो जो एरिया लगना है उसमें अक्सर वहम हो जाता है। वो एरिया लगता है सारा क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर मैं इस बेलन के पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल लिखूं तो कितना होगा, जरा जरा बताएं। यानी S कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एल। तो अगर 2 पाई आर कॉमन ले लूँ तो R प्लस एल, ये है वो क्षेत्रफल जो लगता है, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल लगता है। ठीक, यानी बस यहाँ कोई आंकिक प्रश्न या कुछ नहीं करना, इसमें कुछ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत समझी समझाई बात है, कुछ झंझट नहीं है इसमें, लेकिन ये चीज़ काम करती है। कौन सा क्षेत्रफल काम करता है, किसी भी वस्तु का की आकृति परिभाषित होती है तभी हम निकाल पाते हैं। जैसे घन है, घनाकार है, गोला है, जो भी है, बेलन है, क्षेत्रफल निकाल पाते हैं। ठीक, चलिए, यहाँ कोई झंझट नहीं है, सरल सी बात है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब लेते हैं आयतन प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक, या आयतन प्रसार, क्या लिखें हैं, वॉल्यूम मेट्रिक एक्सपेंशन, यानी आयतन में, वो तो हमने देख लिया, अभी प्रसार हो रहा है, लंबाई बढ़ रही है, क्षेत्रफल बढ़ रहा है, आयतन भी बढ़ेगा भाई, कौन सी बड़ी बात है। और बढ़ना किस में देखा जा रहा है, धातुओं में देखा जा रहा है। धातुओं में क्यों देखा जा रहा है, धातुओं में प्रत्यास्थता है साहब, धातुओं के अणुओं परमाणुओं के बीच में प्रत्यास्थ स्थित ऊर्जा के फलन है साहब, वहीं से पता चलता है। बढ़ने का उनका एक तरीका हो सकता है, तो उसी की बात हो रही है, सिंपल सी बात है, सरल है, याद हो गया, हलवा है सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इसमें क्या करें, आयतन में परिवर्तन, पहला परिवर्तन, और इसे कह देते हैं अपन गामा डेल्टा टी। आयतन में परिवर्तन, पहला आयतन, और ताप में परिवर्तन गामा, जहां गामा क्या है, आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, ऐसे। ठीक, अब इसको एनसीईआरटी में क्या लिखा, एनसीईआरटी में इसको अल्फा वी लिख दिया, अल्फा वी, यानी प्रसार गुणांक अल्फा है, किसका है, आयतन का है। अल्फा बीटा गामा हे राजा, अल्फा बीटा गामा, ओके। तो कुल मिला के गणा भी कहते हैं, देखो मैंने। अब
ये भी बिल्कुल वही चीज़ है भाई। ये जो आयतन प्रसार गुणांक है बिल्कुल वैसा ही है मामला इसमें भी। इसमें है मात्रक क्या है, प्रति डिग्री सेल्सियस या केल्विन, प्रति केल्विन। केल्विन पे डिग्री नहीं लगता, हाँ 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 हाँ, क्योंकि ये परम ताप है, परम ताप है। ठीक है, चलिए अभी हमने ग्राफ बनाया था कि जल का कैसे, मतलब उसका कैसे बढ़ता है तांबे का, अब हम जल का भी बढ़ाएंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पर हम पहले ये जोड़ेंगे कि यार आयतन का जब हमें मालूम पड़ गया तो इसका प्रभाव घनत्व पे होना चाहिए। मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान ले लें, द्रव्यमान स्थिर माने, स्थिर होता भी है, किसी वस्तु को गर्म कर दें, द्रव्यमान थोड़ी बदलेगा गर्म करने से, द्रव्यमान वही रहेगा लेकिन आयतन बढ़ जाएगा तो घनत्व घट जाएगा। ठीक, तो इसीलिए घनत्व में परिवर्तन आयतन प्रसार से के कारण, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, घनत्व में परिवर्तन। चलिए, वस्तु का द्रव्यमान m तापमान T पर, वस्तु का द्रव्यमान m तापमान T प्लस डेल्टा T पर भी, पक्का? वस्तु का द्रव्यमान m है किस तापमान पर, T पर, T पर, T पर, और द्रव्यमान वही है T प्लस डेल्टा T पर भी। अब द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब देखिए यहाँ पे m बराबर m, T पर और डेल्टा T प्लस T पर, ये क्या है, आयतन घनत्व T पर, आयतन T पर, और यहाँ घनत्व T प्लस डेल्टा T पर, और यहाँ आयतन T प्लस डेल्टा T पर। क्या बात है सर, घनत्व को क्या लिख दिया, रो, ये घनत्व का प्रतीक बना देते हैं हम लोग। अब यहाँ पर इस चीज को मैं लिख सकता हूँ, देखो रो टी प्लस डेल्टा टी, ये क्या है, ये तो इससे आ जाएगा। ठीक, घनत्व आयतन जो इससे आ जाएगा, कितना, यानी वी टी, यहाँ पर मुझे वी टी लिखना था ना, मैंने यहाँ वी टी लिखना था, रे मैंने कहा कर दिया रे भैया। चलिए, यानी रो टी वी टी, रो टी प्लस डेल्टा टी, और यहाँ पे वी टी और 1 प्लस गामा डेल्टा टी। देखो ये लिख दिया। ये जो आयतन है ये किस पे है, टेम्परेचर बढ़ने के बाद है, तापमान बढ़ने के बाद है। तो कुल मिला के ये तो गया गायब। अब ये मुझे चाहिए रो टी प्लस डेल्टा टी, तो ये कहाँ मिला, रो टी मिला और 1 प्लस डेल्टा टी ये मिला। तो ये संबंध जो है किसका आया, घनत्व का। अब आप देख रहे हैं कि घनत्व में नीचे एक के साथ कुछ जुड़ा है, इसका मतलब घनत्व कम होगा। अब इसको हम थोड़ा ठीक कर सकते हैं, थोड़ा ठीक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक, चूंकि का मान बहुत कम है, किससे, एक से, अतः द्विपद प्रमेय से, द्विपद के प्रमेय से क्या करेंगे, पावर लगाएंगे नीचे, ऊपर कर लेंगे माइनस, ये आ जाएगा रो टी प्लस डेल्टा टी, रो टी 1 माइनस गामा डेल्टा टी, ये आ गया। नीचे का प्लस ऊपर माइनस आ गया। कैसे करते हैं सर जी, करके दिखा दो, पता नहीं ये क्या हो गया सर जी, 1 प्लस
गामा डेल्टा टी था, इसकी पावर कितनी थी नीचे, 1। पक्का। अगर ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर कैसी हो जाएगी, ऊपर आके 1 हो जाएगी, लेकिन माइनस की हो जाएगी। ये हो गई -1। ये जो माइनस की पावर है यहाँ लग जाती है द्विपद के पर में से, तो 1 माइनस गामा डेल्टा टी। पक्का। ठीक। तो ये बन गया तापमान बढ़ने से घनत्व घटता है, ये बन गया घनत्व का समीकरण। और ये बन गया, ये है हमारा आयतन का समीकरण। ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं धातुओं में। तो हमने देखा कि धातुओं में आयतन, क्षेत्रफल या लंबाइयाँ बढ़ती हैं, लेकिन द्रवों में क्या होता है, द्रवों में क्या होता है? ठीक। तो द्रवों के लिए सबसे पहले कौन सा द्रव लेंगे? बढ़िया सा द्रव क्या है सर? पानी है। तो जल का आयतन प्रसार, जल का आयतन प्रसार। ठीक। अब जल का आयतन प्रसार क्या है भाई? 1 लीटर पानी ले लो भाई, सिंपल सी बात है। 1 लीटर पानी लेके देख लो। ठीक। अब ये है कैसा? ये देखिए, ये मान लीजिए जल का आयतन, ये मान लीजिए तापमान, इधर लिख लिया जल का आयतन यानी V। ठीक। अब हम क्या करते हैं कि 1 लीटर यहाँ मान लेते हैं, मान लीजिए 1 लीटर यहाँ मान लेते हैं। ठीक। यह है 1 लीटर, बस 1 लीटर, ज़्यादा नहीं। यहाँ एक तापमान मान लेते हैं 5 डिग्री सेल्सियस। तो व्यवहार ये कहता है कि 5 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो आयतन है वह कम से कम है, और हमने कितना मान लिया उसको? 1 लीटर, कम से कम। अगर हम 5 डिग्री से इधर आते हैं तो भी ये आयतन बढ़ता है, और उधर जाते हैं तो भी ये आयतन बढ़ता है। यानी जल में जो बलों के, अणुओं के बीच बलों के संतुलन हैं, जिसमें आयतन कम से कम है, अणुओं के बीच की दूरी कम से कम है, अणुओं में आकर्षण बल ज़्यादा से ज़्यादा है, स्थितिज ऊर्जा कम से कम है, वह तापमान क्या है? 5 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद अगर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, घटाएंगे तो भी बढ़ेगा। ठीक। और ये हम जान रहे हैं कि यार अगर पानी से अपन बर्फ़ जमाते हैं तो आयतन बढ़ जाता है, वो एक अलग चीज़ है, उसका व्यवहार अलग तरीके से लिया जाएगा, लेकिन सोच सकते हैं कि भाई बढ़ता है। तो कुल मिला के 0 डिग्री पर आयतन ज़्यादा होता है। अब इस आयतन को अगर घनत्व में ले लें, तापमान इधर ले लेता हूँ, इधर जल का घनत्व ले लेता हूँ ρ, और यहाँ पर जो घनत्व है वह पूरा 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर ले लेता हूँ, बस 1 ग्राम, ज़्यादा नहीं। और ये मान लेता हूँ कि ये 1 ग्राम जो है अधिकतम है और ये 5 पर है, क्योंकि भाई आयतन कम से कम है तो घनत्व ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इसके बाद अगर मैं तापमान घटाता हूँ साहब, घनत्व घटता है, और बढ़ाता हूँ तो घटता है। यानी इस ग्राफ का बिल्कुल उल्टा। अगर 5 डिग्री से ज़्यादा करता हूँ तो भी आयतन बढ़ता है, घनत्व घटता है, 1 ही ग्राम तो है। ठीक। और यहाँ 1 लीटर लिया, कह रहा इसको ही बदल लो, फिर तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, इसको कर लो 1 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 घन मीटर। अब लो 1 घन मीटर, 1 तो 1 ग्राम पानी, ढूँ, यहाँ भी 1 ग्राम पानी, ढूँ। ठीक। अब ये परिवर्तन कितना होता है, ये जानकारी हम पाठ्य पुस्तक से लेंगे और देखेंगे इसमें कि इसमें परिवर्तन होता कितना है। 10 डिग्री तक आते आते ये 99970 हो जाता है घनत्व।
10 डिग्री तक आते आते, मान लीजिए मैं 10 डिग्री पे आ जाऊं, ठीक, तो कितना हो जाता है घनत्व, यहाँ लिख दूं इसे, ये हो जाता है 99970, यानी 0.99970। देखो कितना सा घटा यार, कितना कम हुआ यार, ठीक। और अगर इधर जाऊं, ठीक, तो 10 डिग्री पे लगभग होता है 100 पे दिया है, सीधा 100 पे ही लिख दूं यार इसको, इधर मैं 100 पे लिख देता हूँ, ऊपर 100 पे कर देता हूँ पूरा। लो यहाँ 100 पे दिया है, 100 पे लिख देता हूँ। लो यहाँ कितना आएगा ज़रा देखते हैं। कह रहा है 1 ग्राम में थोड़ी सी वृद्धि, आयतन जो है बढ़ जाता है, सही बात है, घनत्व घट जाता है, नॉर्मल सी बात है, आयतन बढ़ रहा, 1.04343, 1.04343, क्या हो गया, सीसी, ठीक, यानी 1 ग्राम पानी पर यह प्रयोग किया गया। यानी घनत्व का देखें, अगर हम देखें इस विस्तार को देखें, तो सबसे बड़ी जो समझने की बात है आयतन के प्रसार की, वो ये है। अगर मैं इस तापमान को 20 मान लूं और इस तापमान को 90 मान लूं, तो 20 और 90 के बीच में आयतन का प्रसार लगभग सरल रेखीय है। सरल रेखीय है, तो सरल रेखीय होने पर यह बात लागू है, v डेल्टा v गामा डेल्टा t, ये लागू है। यानी ये समीकरण हमारा काम करता है, एब्सोल्यूट काम करता है बिल्कुल, क्योंकि सरल रेखीय है और ये भी सरल रेखीय है। तापमान के बढ़ने के साथ साथ अनुक्रमानुपाती बढ़ रहा है। ये यहाँ काम करता है तो घनत्व भी काम करता है। यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक घनत्व भी लगभग सरल रेखा के पदों में गिरता है। यानी घनत्व का जो समीकरण है यहाँ पर काम करे, वो क्या है, ρ2 ρ11 माइनस गामा डेल्टा टी। कहाँ से कहाँ तक, यही तापमान है 20 से लगभग 90 तक, 20 से 90 तक, इसी तापमान पर ये भी काम करता है। यानी 20 डिग्री सेल्सियस से लगभग 90 डिग्री तक या 100 डिग्री तक जल का प्रसार लगभग सरल रेखीय होता है, तापमान के साथ एक सरल रेखा में बढ़ता है। उसके बाद जल का व्यवहार कुछ अटापट सा होता है, ठीक। 5 डिग्री पर आप जान चुके कि जल का घनत्व अधिकतम है, ठीक, जल का आयतन कम से कम है। यानी 5 डिग्री पर पानी भारी है, भारी है, भारी। उसके बाद और तापमानों पर इससे हल्का है। ओके, चलिए, तो ये जल का व्यवहार हमने लिया अभी।